तो प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, जिसमें मैं आज आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये रिजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन सभी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इस बार नीट या जेईई में क्वेश्चंस इस लेक्चर से जरूर आएंगे। ओके, तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में अपने को पूछा बच्चों, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट मॉलिक्यूल में, तो देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन जस्ट कार्बन के बगल में है, मतलब उस कार्बन के बगल में है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के पास पता है क्या है, लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। जस्ट लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। क्या है बच्चों मॉलिक्यूल के अंदर? रिजोनेंस है। क्या है? रिजोनेंस है। क्या आपको देखने को मिल रहा सेकेंड मॉलिक्यूल में भी लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज? सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है? रिजोनेंस है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है? रिजोनेंस। बात करें थर्ड मॉलिक्यूल में, तो थर्ड मॉलिक्यूल में बच्चों देखिएगा, लोन पेयर तो है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है। हाँ सर। फिर तो देखिएगा, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड की गैपिंग हो गई है बच्चों। अब जब दो दो सिंगल बॉन्ड की गैपिंग हो जाएगी, तो आपको मैंने बताया था क्या रिजोनेंस के लिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए जी, लेकिन इसमें तो दो दो सिंगल बॉन्ड की गैपिंग हो गई है। हाँ, तो क्या इसमें रिजोनेंस प्रेजेंट है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो जब इसमें रिजोनेंस नहीं है, तो क्या कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी थर्ड मॉलिक्यूल की सबसे कम होगी? जी सर। क्यों? क्योंकि बच्चों, रिजोनेंस सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, चार्ज ऑन एटम, तो सभी में पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। हाँ सर। फिर क्या देखते हैं? रिजोनेंस, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है। हाँ सर। क्या थर्ड मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है क्या? नहीं। तो क्या स्टेबिलिटी थर्ड मॉलिक्यूल की सबसे कम हो जाएगी? हाँ सर। तो बताइए बच्चों, स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे कम किसका हो जाएगा? थर्ड का। क्यों? क्योंकि रिजोनेंस नहीं है। अब बात करें फर्स्ट और सेकेंड मॉलिक्यूल में, तो क्या रिजोनेंस के बाद हम लोग हाइपर कंजुगेशन चेक करते हैं? हाँ सर। अल्फा हाइड्रोजन की कहानी जस्ट इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था। हाँ सर। तो क्या अब हम लोग अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे? हाँ सर। तो क्या बताइए बच्चों, अगर मैं बात करूं फर्स्ट मॉलिक्यूल में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन के ऊपर? देखिएगा, क्या यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन? हाँ। क्या यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन? हाँ। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 5 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड मॉलिक्यूल में देखिएगा बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है। कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं बात करूं फर्स्ट मॉलिक्यूल में 5 अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंड मॉलिक्यूल में 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो बताइए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? सर, सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा सर, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर फर्स्ट मॉलिक्यूल का, फिर सेकंड मॉलिक्यूल का एंड थर्ड मॉलिक्यूल का। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पूछा है क्या? कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अच्छा सर, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, सर आपने तो इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था ना? हाँ सर। आप रिजोनेंस में भी पढ़ाए थे? हाँ सर। आप हाइपर कंजुगेशन में भी पढ़ाए थे? हाँ। तो सर फिर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन सारी चीजें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। जस्ट इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था CS3, CD3 और CT3 तीनों का लगता है बच्चों प्लस एच इफेक्ट। हाँ सर। अब बताइए प्लस एच इफेक्ट में सबसे ज्यादा प्लस एच इफेक्ट किसका लगता है? सबसे ज्यादा किसका लगता है? सबसे ज्यादा CS3 का लगता है। फिर इसके बाद मैंने उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी बताया था, CS3, CD3, CT3 में दोनों इफेक्ट बताया था, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों बताया था। ठीक है, फिर उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था? टोटल डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा CS3 की। बच्चों ये बताइए, क्या ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? हाँ। और कार्ब एनायन एक ऐसा ग्रुप होता है बच्चों जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है
और अगर कोई देने वाले ग्रुप आप लगा देंगे तो क्या कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी? हां सर। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आज से नहीं आदि से मैंने आप लोग को बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट या प्लस एच इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये लोग कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा ना, स्टेबिलिटी उतने ज्यादा कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है बच्चों? CH3 होता है। अगर CH3 होता है तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन, क्या इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी? हां सर। तो CH3 बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा CH3 का होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा CH3 का होगा तो बच्चों कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा फर्स्ट मॉलिक्यूल में। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा सबसे ज्यादा होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा थर्ड मॉलिक्यूल का, फिर सेकेंड मॉलिक्यूल का एंड लास्ट फर्स्ट मॉलिक्यूल का। क्यों 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 सर? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो है सर वो सबसे कम है। और सर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे कम है ना सर, तो ये इलेक्ट्रॉन कम देगा, और सर जो सबसे कम दे वही कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। बच्चों ये थोड़ा सा मीडियम है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसका है? CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी को सबसे कम कर देगा। ओके यस सर। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को पूछा है क्या? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। सर फ्री रेडिकल जो होते हैं क्या उनका भी कटोरा खाली होता है क्या सर? हाँ बच्चों, उनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उन्हें भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जैसे कार्ब कैटायन नहीं होते हैं उसी तरीके से फ्री रेडिकल भी होते हैं। फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, और इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। कौन बढ़ाएगा बताइए आप लोग? बताइए क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे प्लस आई सीरीज वाले या प्लस एच इफेक्ट वाले, ये लोग स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब यहां पे जो ग्रुप लगे हैं बच्चों, वो लगा है मिथाइल ग्रुप, फिर यहां पे एथाइल ग्रुप, फिर इसके बाद बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा और कौन स्टेबिलिटी को कम बढ़ाएगा। आपको पता है मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस प्रेजेंट है। हाँ सर, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में क्या है? रिजोनेंस प्रेजेंट है। तो रिजोनेंस तो सभी मॉलिक्यूल में एक ही जैसे हैं। देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अलग क्या दिखाई पड़ रहा है? ये जो नीचे ग्रुप लगे हैं वो अलग थोड़ा सा है। अब सर रिजोनेंस तो सभी में एक ही जैसा है। हाँ सर, फिर क्या करेंगे अपन लोग? रिजोनेंस के बाद क्या चेक करते हैं? हाइपर कंजुगेशन। बताइए बच्चों क्या यहाँ पे मेथिल है, जो कार्बन इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बेंजीन से पहला कार्बन ये है। हाँ सर, क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता ना यार? हाँ, कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन होंगे तब इसके पास? 2। तो बच्चों यही है अल्फा कार्बन, और इसके पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बेंजीन से डायरेक्ट ये वाला कार्बन जुड़ा, कौन सा? ये कार्बन। और इस कार्बन के पास ये कार्बन 4 बॉन्ड बना के बैठा है, तो इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन बच्चों। और इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया हुआ, तो इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करें स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सर इसी से तो हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे? सर अल्फा हाइड्रोजन से ही देखने में पता चल जा रहा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम। सर जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। तो बताइए बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का। फिर इसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल का 2 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर इसके बाद बच्चों फोर्थ मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है। एंड लास्ट थर्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बच्चों, सबसे ज्यादा फर्स्ट मॉलिक्यूल, फिर सेकंड मॉलिक्यूल, फिर फोर्थ मॉलिक्यूल, एंड फाइनली सबसे लास्ट में थर्ड मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि बच्चों उसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखना बच्चों बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है। मैंने आप लोगों को बॉन्ड लेंथ का वीडियो बना के दिया है। अगर आपको बॉन्ड लेंथ अच्छे से समझना है तो उस वीडियो को देख लीजिए, 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? सिंगल बॉन्ड का। फिर इसके बाद
पार्शियली डबल बॉन्ड का, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड का, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। मैंने बताया था बच्चों, अगर डबल बॉन्ड के अंदर जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बच्चों बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। और अगर सिंगल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड के अंदर रिजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और अगर सिंगल बॉन्ड के अंदर रिजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच बॉन्ड लेंथ चेक करना सर? हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सभी बॉन्ड लेंथ नहीं चेक करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड लेंथ चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है। देखिएगा क्या इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, क्या सर अल्फा हाइड्रोजन से भी बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। देखिएगा अगर मैं बात करूं, क्या ये डबल बॉन्ड है? हाँ सर। क्या ये वाला अल्फा कार्बन है? डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन होता है बच्चों डायरेक्ट जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके पास जितना हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए बच्चों, क्या हाइपर कंजुगेशन भी तो एक रिजोनेंस होता है ना एक टाइप का? हाँ सर। बताइए कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल में देखिएगा, तो सेकेंड मॉलिक्यूल में देखिएगा कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो 2 2 4 एंड 3 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल नंबर थर्ड में, तो थर्ड मॉलिक्यूल में देखिएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। तो 2 2 4 3 7 3 10 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है थर्ड मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो मैं बात करूं सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किस मॉलिक्यूल में है? थर्ड मॉलिक्यूल में। तो अगर थर्ड मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है बच्चों, तो क्या उसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा? हाँ। अगर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा तो क्या डबल बॉन्ड के अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा ना यार? तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कौन सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। और अगर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा ना, पहले वो डबल बॉन्ड था, हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा ना। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा? सबसे ज्यादा किसका? थर्ड मॉलिक्यूल का। किस मॉलिक्यूल का? थर्ड मॉलिक्यूल का। फिर इसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल का, फिर इसके बाद फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो सबसे ज्यादा थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखना बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड रिएक्टिविटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ओके तो देखिए आप लोग को पता है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड रिएक्टिविटी होती है बच्चों, वो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्ब कैटायन। तो बच्चों जैसे कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को भी बढ़ा देंगे। तो बच्चों आपको पता है कि सबसे ज्यादा इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे? क्योंकि ये बेंजीन से मेथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो बच्चों कितने अल्फा हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं इस मॉलिक्यूल में? बताइए बताइए। 3 बॉन्ड बनाया, एक ही हाइड्रोजन है यार। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैं बात करूं थर्ड मॉलिक्यूल में, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं यार, क्योंकि वो कार्बन 4 बॉन्ड बना के बैठा है और हाइड्रोजन रखा ही नहीं है। तो बताइए क्या इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ सर। बताइए इसमें ये अल्फा कार्बन बच्चों 2 बॉन्ड बनाया है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। अब आपको इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है सबसे ज्यादा बच्चों प्लस एम और प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे बच्चों वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर देता है, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो प्लस एम ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप और प्लस एच इफेक्ट वाले ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं इंटरमीडिएट की, और जिसकी वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो बताइए सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है? सर 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 4 मॉलिक्यूल, चारों मॉलिक्यूल में ना सर ये पहला मॉलिक्यूल दिखाई पड़ रहा है जो इलेक्ट्रॉन बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बताइए बच्चों अगर मैं बात करूं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टूवर्ड रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखने में, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट का होगा। फिर इसके बाद किसका होगा?
फोर्थ मॉलिक्यूल का। क्यों? क्योंकि उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 4। फिर इसके बाद बच्चों, फिर इसके बाद 2 का रिएक्टिविटी होगा और 3 का तो सबसे कम होगा, 1 4 2 3। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के अंदर के वैल्यू का ऑर्डर लिखना है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, आपको पता है बच्चों कि जो के वैल्यू होता है या एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है? कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एसिड से H+ आयन निकालते हैं, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट बनता है उसे आप लोग कंजुगेट बेस बोलते हैं। उस कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगा बच्चों, जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के अंदर सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे। तो यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो कंजुगेट बेस, फिर यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे ये कंजुगेट बेस, यहां से ये कंजुगेट बेस, यहां से कंजुगेट बेस, है ना बच्चों। अब आपको पता है यहां पे जो कंजुगेट बेस बना सब के सब क्या है, कार्बन आयन है, मतलब नेगेटिव पार्ट है। तो आपको पता है बच्चों जो कार्बन आयन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब आपको पता है इसमें जितने भी ग्रुप जुड़े हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, CH3 CD3 CH3 CD3 के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब सब के सब स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग इस मॉलिक्यूल के अंदर ये चेक करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा डिक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी को और कौन सा मॉलिक्यूल कम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों पहला पोजीशन पे CH3 का क्या लगता है, +H इफेक्ट और +I इफेक्ट। यहां पे CD3 मेटा पोजीशन पे जुड़ा है और मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और CD3 का कौन सा इफेक्ट, +I इफेक्ट। वही थर्ड मॉलिक्यूल के अंदर मेथिल ग्रुप क्या लगेगा, +I इफेक्ट। एंड में बात करूं फोर्थ मॉलिक्यूल में तो CD3 पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, हाँ सर CD3 पैरा पोजीशन पे, इसका लगेगा +H और +I। तो बच्चों आपको पता है +H इफेक्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट और फोर्थ वाले मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड और थर्ड का होगा, फर्स्ट और फोर्थ का कम हो जाएगा। अब बात किया जाए सेकंड और थर्ड में किसका ज्यादा होगा एसिडिक नेचर, बच्चों मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है सेकंड और थर्ड में, हाँ सर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट +I इफेक्ट किसका लग रहा है बच्चों, CH3 का +I इफेक्ट क्या लगता है, मिनिमम लगता है, और CD3 का +I इफेक्ट क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। तो मैं बात करूं बच्चों अगर इसका +I इफेक्ट थर्ड मॉलिक्यूल में +I इफेक्ट कम लग रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड मॉलिक्यूल का। तो थर्ड मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल का बच्चों, सेकंड मॉलिक्यूल का, है ना। अब बात करें फर्स्ट और फोर्थ मॉलिक्यूल में, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में बच्चों हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, +H इफेक्ट मैक्सिमम है क्योंकि मेथाइल का +H इफेक्ट ज्यादा लगता है, जबकि CD3 का +H इफेक्ट कम लगता है, मिनिमम लगता है। तो बताइए बच्चों कौन आएगा, बच्चों यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा कम हो जाएगी जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का बहुत कम हो जाएगा। तो 3 2 फिर इसके बाद 4 फिर इसके बाद 1, 3 2 4 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए बच्चों ये एनिलीन है और बाकी जो तीनों मॉलिक्यूल है वो सब के सब सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है। तो आपको एनिलीन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में केबी वैल्यू मतलब बेसिक नेचर का ऑर्डर लिखना बच्चों। ठीक है, अगर पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर बोल दे तो उसी का उल्टा कर दीजिएगा, है ना। तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है। तो एनिलीन तो रिफरेंस मॉलिक्यूल बच्चों कैसा है, रिफरेंस मॉलिक्यूल है ना। इसमें देखिएगा बच्चों एनिलीन के आर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, तो मैंने आप लोग को बताया था कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एनिलीन मॉलिक्यूल का वीडियो बच्चों मैंने GOC में डाल रखे हैं, तो वो वीडियो आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों अगर मैं बात करूं सेकंड मॉलिक्यूल में एनिलीन के आर्थो पोजीशन पे क्या आ रहा, मेथाइल ग्रुप, और जब भी एनिलीन के आर्थो पोजीशन पे कोई भी बल्कि ग्रुप आता बच्चों तो वहां पे होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, SIP इफेक्ट लगता है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चों, SIP इफेक्ट लग रहा है सेकंड मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब बात किया जाए थर्ड और फोर्थ मॉलिक्यूल में, तो थर्ड वाले मॉलिक्यूल में बच्चों CH3 का सिर्फ +I इफेक्ट लग रहा है क्योंकि बच्चों मेटा पे क्या लगता है,
सिर्फ आई इफेक्ट लगता है। और आपको पता बच्चों फोर्थ मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन लगता है मेथिल का, तो इसमें क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। तो फोर्थ मॉलिक्यूल में मेथिल का, तो फोर्थ मॉलिक्यूल में बच्चों मेथिल कहां पे जुड़ा है, पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे मेथिल का क्या लगेगा, हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा बच्चों, फोर्थ वाले मॉलिक्यूल का, फोर्थ का। फिर इसके बाद बच्चों थर्ड मॉलिक्यूल का, क्या, थर्ड मॉलिक्यूल का। अब बात किया जाए फर्स्ट और सेकंड में, तो बच्चों सेकंड वाली मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन की वजह से, है ना। तो सेकंड वाले का कम हो जाएगा और फर्स्ट वाला आगे आ जाएगा। तो 4 3 1 2 7th वाले क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। तो बच्चों जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आया था। आप लोग जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा, है ना। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैं आप लोग को टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।